हेलो दोस्तों, आज हिंदी की वर्णमाला चालू करने वाले हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एग्जाम स्टडी चैनल को। आज हम हिंदी की वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। हिंदी आजकल लगभग हर एग्जाम में पूछी जा रही है, तो वर्णमाला से ज़्यादा बात ना करते हुए सीधी टॉपिक पे आते हैं। वर्णमाला शुरुआत करते हैं। देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले लिख के रख लिया था कि आपको, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो में, इसलिए ये देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण या ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, यानी कि वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं होता है। जैसे आ है, आ एक वर्ण है, का है, खा है, ये सभी क्या है, एक वर्ण है। इनसे छोटा कुछ नहीं होता है, तो ये वर्ण है। और ध्वनि क्या होती है? ध्वनि होती है कि वर्ण का ही मौखिक रूप ध्वनि होती है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे का में बोल रहा हूँ तो वो ध्वनि है, और का को मैंने लिख दिया तो ये वर्ण हो गया। लिखित रूप है तो वर्ण है, और अगर मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो वो ध्वनि है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, जो कई वर्णों से मिलकर बनता है। एक वाक्य, एक पूरा सेंटेंस होता है, वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, जिससे कोई भी व्यक्ति क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, पूरी जानकारी उसे पूरा उसको समझ सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। हालांकि वर्ण से बड़ा अक्षर होता है, अक्षर से बड़ा पदबंध होता है, पदबंध से बड़ा उपवाक्य होता है, और उपवाक्यों से मिलके वाक्य बनता है। तो ये इनके पूरे चैप्टर हैं, अक्षर, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, ये सभी बाद में इनका हिंदी में पूरा एक चैप्टर है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित लिखने के तरीके को ही वर्णमाला कहा जाता है। अभी हिंदी में बहुत से लोग वर्णमाला लिखना नहीं जानते हैं। सही लिखते हैं, आता सभी को है, लेकिन वो गलत लिखते हैं। ऐसा नहीं है सभी लोग गलत लिखते हैं, कई लोगों को आता भी है। वर्णमाला का शुरुआत जो होती है वो आ से होती है। वर्णमाला की जो शुरुआत होती है आ से होती है, और वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या है वर्णमाला का, आप लोग बताएं। देखो मैं बताता हूँ, वर्णमाला का शुरुआत आ से होती है और वर्णमाला का अंतिम वर्ण हा है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण बताइए, हा। तो ये कई लोग इसमें गलती कर सकते हैं कि ज्ञा बता सकते हैं, असरा बता सकते हैं। तो वर्णमाला का जो अंतिम वर्ण होता है वो हा होता है। ये कैसे होता है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। ये छत्र, ज्ञा और असरा कहाँ जाते हैं। अब वर्णमाला को कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे स्वर है, व्यंजन है, अयुग्मा है ना, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है। ऐसे कई तरीके के व्यंजन हैं। इनमें अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ये सभी इसमें वर्णमाला को विभाजित किया गया है। मेनली वर्णमाला के दो ही रूप हैं, स्वर और व्यंजन। अब वर्णमाला में जो स्वर हैं, स्वर किसे कहा जाता है? स्वर होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहा जाता है। यानी कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी भी अन्य, जिसका उच्चारण करने के लिए कोई भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, तो उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या क्या है? स्वरों की संख्या है 11। लेकिन अम और अहा यानी दोनों अयुग्म को मिलाकर स्वरों की संख्या 13 भी हो जाती है। लेकिन वो क्वेश्चन तभी होता है जब कुल स्वर पूछा जाए। कुल स्वर कितने हैं? तो 13। और मेनली अगर नॉर्मल स्वर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या क्या है, तो 11। स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से मूल स्वर कौन सा है। ऑप्शन दे दिया आपको, आ, ई और ओ। इनमें से मूल स्वर कौन सा है? तो मूल स्वर ये हो जाएगा आपका आ। ये क्या होगा? मूल स्वर। मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर मतलब एक मात्रा के स्वर जो होते हैं। छोटी, सारे के सारे छोटे वर्ण, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री, ये ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर इनको कहा जाता है। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर में बाकी के बचे 7 स्वर दीर्घ स्वर में आते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर में क्यों आते हैं? क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे बड़ा आ और आ से मिलकर बनता है ना, आ और आ के बाद कैसा भी आ है, छोटा या बड़ा, तो उनसे मिलकर के बड़ा आ बनता है। ऐसे ही बड़ी ई के बाद ई आए तो बड़ी ई, ऊ के बाद ऊ आए तो बड़ा ऊ। ऐसे ही आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद ए अथवा आई आए तो ऐ, आ के बाद ऊ अथवा ओ आए तो ओ बनता है, और आ के बाद ओ अथवा औ आए तो औ बनता है। तो इस तरीके से ये, हालांकि ये दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये आते हैं, और जो ए, ऐ, ओ, औ इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। ये संयुक्त स्वर भी होते हैं। संयुक्त स्वर की परिभाषा क्या है? ऐसे वर्ण जिनको मतलब ऐसे वर्ण जो दो अन्य स्वरों से मिलकर बने या दो अन्य वर्णों से मिलकर के बने, दो एक जैसे वर्णों से मिलकर के ना बने, उन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे ए जो है वो आ और ई, दो अलग अलग वर्ण हो गए आ और ई, तो इनसे मिलकर के ए बनता है, इसलिए क्या है? संयुक्त स्वर। ऐसे ही ऐ, ओ और औ, ये आप जानते ही हैं। इनका ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर इनका संधि में यूज होता है। 3 संधि इन्हीं से बनती हैं: दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो इस तरीके से ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक ना, तो ये स्वर आपके क्लियर हुए, यानी ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री आता है इसमें। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। हालांकि संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर ही कह दिया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाता है ये कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर नहीं आएगा तो दीर्घ स्वर ही इसका आंसर होगा, है ना। तो दीर्घ स्वर इसका ये आंसर हो जाएगा। और जो स्वर हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, ये किसी से मिलकर के नहीं बनती हैं। इनका उच्चारण भी किसी स्वर की सहायता या किसी भी वर्ण की सहायता इनके उच्चारण में नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए स्वरों को स्वतंत्र ध्वनियाँ भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र बोली जाती हैं। और ज़्यादातर स्वरों के उच्चारण करने के लिए कंठ और तालु का ही यूज होता है, जीभ होंठ इनका यूज नहीं होता है। कंठ और तालु इन्हीं से स्वरों का उच्चारण होता है। अब स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है, ये इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, किस स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, उस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ओंठों की स्थिति के आधार पर, ओंठ कैसे हो रहे हैं, गोलाकार हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद मुख के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। और हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। यानी हवा नाक से निकल रही है या नाक और मुंह दोनों से निकल रही है, अकेली मुंह से निकल रही है, तो उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो आप ये ऊपर वाला अगर चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मैं ऊपर इसको बताता हूँ। देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला होता है ह्रस्व स्वर, यानी मूल स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, किताबों में दिया रहता है लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं दिया रहता है, तो समझ में नहीं आता है एकदम से। तो इसलिए ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, इन्हें कौन होते हैं, कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर उन्हें कहा जाता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, यानी तुरंत उच्चारण हो जाते हैं। आ, थोड़ा सा मुंह से आवाज निकालनी, आ, ई, ऊ, री,
ए, यानी इन जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, यानी और इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। यानी इनका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक, इसलिए स्वर इनको कहा जाता है। इन्हीं को मूल स्वर भी इनको कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद दीर्घ स्वर, इनकी परिभाषा बहुत आजकल एग्जामों में परिभाषा पूछी जा रही है, ज़्यादातर एग्जामों में परिभाषा पूछी जाती है। आपसे पूछे ना पूछे छोटा क्या है या छोटी क्या है, ह्रस्व स्वर मूल स्वर है, लेकिन ये पूछ लिया है तो एक मात्रिक स्वर कौन सा है, तो एक मात्रिक स्वर ये है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, परिभाषा दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं कौन सा किसकी परिभाषा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दीर्घ स्वर। पिछली बार एमपीएसआई में परिभाषा काफ़ी पूछी गई है, 2016-17 में एमपीएसआई में कंटिन्यू परिभाषा पूछी जा रही है। इसके बाद दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में, अगर आप चाहें तो लिख लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ वीडियो को करके, जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी ऐसे स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और इनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर भी दीर्घ स्वर को कहा जाता है। इनका उच्चारण करने में, इनका दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? वही है बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर। तीसरा है इनमें इंपॉर्टेंट है प्लुत स्वर। सबसे ज्यादा परिभाषा इसी की पूछी जाती है। प्लुत स्वर पूछे ना पूछे, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है। प्लुत स्वर होता है ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। यही क्वेश्चन शायद पिछली बार भी आया था कि किस स्वर का उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है, तो वो प्लुत स्वर है, यानी 3 गुना समय। यानी ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और इसको दर्शाने के लिए हिंदी की गिनती के 3 अक्षर को ले लिया गया है, हिंदी की गिनती का 3 अक्षर, जिससे ये क्लियर हो जाए। इसका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता है और ओम में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ओम का उच्चारण बहुत लंबा हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा समय, यानी 3 गुना समय इसमें लगता है। ये क्लियर है आपका? अब आगे आते हैं, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसे वर्गीकृत किया गया है। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर ही स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आवृतमुखी स्वर और दूसरा है व्रतमुखी। व्रत का मतलब तो आप जानते ही हो, सर्कल, यानी जिसका उच्चारण करने में होंठ गोल होते हैं तो व्रतमुखी, और होंठ गोल नहीं होते हैं, नॉर्मल उसको बोल सकते हैं, तो अव्रतमुखी स्वर वो होते हैं। ठीक ना? तो अव्रतमुखी स्वर जिसका उच्चारण करते समय होंठों की स्थिति गोल नहीं होती है, होंठ गोल नहीं होते हैं, उन्हें अव्रतमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे आ, सीधी आवाज कंठ से निकलती है, आ, ई, ई,
ए आई, ये क्या है? आवृतमुखी स्वर हैं, यानी इनके उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं। व्रतमुखी स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं उन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। जैसे उ, ओ और औ। इनको आप नॉर्मल बोलोगे तो भी क्लियर हो जाएंगे इससे कि किसके उच्चारण करते समय होंठ गोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये ओंठों की स्थिति के आधार पर ये स्वर होते हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। इसके बाद तीसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये होते हैं आपके, पहला है आपका, ये इनसे काफी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग काम करता है। जीभ की जो नोक होती है सबसे आगे वाला भाग, वही केवल काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। ठीक ना। अग्रस्वर यानी ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय जीभ का केवल आगे वाला भाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? ई, ए, ऐ। आप खुद बोल के देखना, इनके उच्चारण में कहीं भी जीभ का मध्य या पीछे वाले भाग पर जोर नहीं पड़ता है, केवल आगे वाले भाग से ही आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आता है मध्य स्वर। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय ना तो आगे वाला भाग और ना ही पीछे वाला भाग, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, केवल मध्य भाग से हल्की सी आवाज निकलती है, वह मध्य स्वर होता है। जैसे आ, छोटा आ, हल्की सी आवाज निकालनी पड़ती। अगर यही बड़ा आ होता तो फिर अंदर से आवाज निकालनी पड़ती है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन छोटा आ है तो आ यानी मध्य स्वर, इसमें आ मध्य स्वर में आ जाता है, यानी जीभ का केवल मध्य भाग ही काम करता है। पश्च स्वर, ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है, सबसे पीछे वाला भाग, यानी अंदर से आवाज आती है, तो वो पश्च स्वर होते हैं। जैसे आ के लिए अंदर से आवाज निकालनी पड़ती है, आ, पूरा मुंह भी खुलता है, कंठ से आवाज आती है अंदर से, इसलिए पश्च स्वर। ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। एक पश्च स्वर, अंदर से थोड़ा सा जोर देकर आवाज निकालनी पड़ती है, तो जीभ का पीछे वाला हिस्सा इसमें काम करता है, इसलिए इसे पश्च स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और एक बार में ही आपको ये क्लियर भी हो जाएगा, बार बार आपको नहीं देखना पड़ेगा कहीं भी। इसके बाद चौथा है मुख के खुलने के आधार पर। किस स्वर का उच्चारण करते समय मुंह आपका कितना खुल रहा है, उस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं ये? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला कौन सा है? विव्रत। क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, विव्रत स्वर कौन सा है, और ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये विव्रत क्या है। पढ़ा भी होता है तो ध्यान भूल जाते हैं कि विव्रत क्या है, क्योंकि
जो शब्द है वो थोड़ा सा एकदम हटके है। तो विब्रत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है, पूरा मुख खुल जाता है, उन्हें विब्रत स्वर कहा जाता है। मुख पूरा खुलता है। ऐसा कौन सा स्वर है? आ, बड़ा आ। ये कौन सा है? विब्रत स्वर। ये विब्रत स्वर है, यानी मुख पूरा खुलता है, इसको विब्रत स्वर कहा जाता है। इसके बाद है अर्ध विब्रत। इसके तो नाम से ही क्लियर है, विब्रत स्वर में अगर मुख पूरा आपका खुल रहा है तो अर्ध विब्रत में मुख कितना खुलेगा? आधा, है ना। तो विब्रत स्वर में मुख पूरा खुलता है तो बड़ा आ, और अर्ध विब्रत स्वर में मुख कितना खुलता है? आधा खुलता है। और अर्ध विब्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? मुख आधा खुलता है। ये भी पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में, किस स्वर के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, तो ये भी आपको बताना पड़ सकता है। तो ये आ, आए और औ, ये कौन से हैं? अर्ध विब्रत स्वर हैं, है ना। आ, आए और औ। इसके बाद आता है अर्ध समृत। इसी में है मुख द्वार के खुलने के आधार पर अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर इनका क्या है? अर्ध विब्रत में क्या होता है? मुख पूरा खुलता है। अर्ध विब्रत में क्या होता है? मुख आधा खुलता है। अर्ध समृत में क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा तो है ही, समृत का मतलब बंद होना, यानी अर्ध समृत में मुख आधा बंद रहता है, खुलता नहीं, आधा बंद रहता है। मुख आधा बंद रहता है। अर्ध समृत में क्या होता है? मुख आधा बंद रहता है। ये कौन कौन से स्वर हैं? ये हैं आपके ए और ओ। आ, आए, औ में मुख आधा खुलता है, लेकिन ए और ओ में मुख आधा बंद रहता है, तो इसको अर्ध समृत स्वर भी कहा जाता है। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। ए यानी मुख थोड़ा सा खुला है, यानी बंद है आधा, ए और ओ। इसके बाद चौथा है समृत स्वर। समृत स्वर, समृत किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय मुख ना के बराबर खुलता है, यानी लगभग लगभग बंद ही रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा ना के बराबर ही खुलता है, उसे अर्ध समृत स्वर, सॉरी समृत स्वर उसे कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? ई, उ, ऊ, यानी मुख केवल थोड़ा सा, केवल बोलने के हल्का सा होंठ थोड़े से खुल रहे हैं, बाकी ना के बराबर खुल रहा है, यानी लगभग लगभग बंद सा ही है। ई, उ, यानी कि ये समृत स्वर में ये आते हैं। तो ये क्लियर है। विब्रत स्वर मुख पूरा खुलता है, इसमें बड़ा आता है। अर्ध विब्रत स्वर मुख आधा खुलता है, इसमें आ, आए और औ आते हैं। इसके बाद अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर में मुख आधा बंद रहता है, इसमें ए और ओ आते हैं। और समृत स्वर में मुख ना के बराबर खुलता है, मुख ना के बराबर खुलता है, लगभग बंद ही रहता है। तो ये समृत स्वर होते हैं, ई, उ और उ। इसके बाद लास्ट है आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको हटा दूं मैं। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वरों से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। हालांकि इसके बाद बहुत सारे अलग से और बहुत जो कहीं किताब में नहीं मिलती है, बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी आपको। काकल्य वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है,
ऊष्म व्यंजन है, काकल्य वर्ण कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है। ये बहुत सारे जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामों में, वो बहुत सारे क्वेश्चन अभी करवाने बाकी हैं। तो 2 या 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी वर्णमाला। इसके बाद इसके क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो लास्ट है, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें पहला आता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहा जाता है? ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक ना, ये क्वेश्चन, ये इसकी परिभाषा पूछी गई है, कई बार ये आई है, कई एग्जाम में पूछी गई है कि ऐसे स्वर जिसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? या जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अच्छा, अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? ये चंद्रबिंदु इसी में आती है, चंद्रबिंदु इसी में आती है, हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और पंचमाक्षर भी इसी में आ जाते हैं, पंचम अक्षर, हर वर्ण के 5वें अक्षर इसमें आ जाते हैं। तो ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। और इसका क्या होता है? ये वाला, ये जो चंद्रबिंदु है, ये इसमें आती है अनुनासिक में। आंगन हो गया, है ना, इस तरीके के जो वर्ण जो लिखे जाते हैं वो अनुनासिक में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। इसके बाद दूसरा है, इसमें दूसरा क्या है? पहला है अनुनासिक और दूसरा है निरनुनासिक। तो इसमें क्या है, नी लग गया पहले, तो नी किसी भी बात का निषेध करता है, यानी जो अनुनासिक ना हो, है ना। इसमें भी अनुनासिक छिपा हुआ है, इसमें नी धन अनुनासिक, ये इसकी संधि हो जाएगी। तो ये नी का मतलब नहीं, जो अनुनासिक नहीं है वो निरनुनासिक होगा। निरनुनासिक का मतलब क्या है? अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, और निरनुनासिक में हवा केवल कहाँ से निकलती है? केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह से निकलती है, इन्हें निरनुनासिक वर्ण कहा जाता है। और निरनुनासिक ज़्यादातर सभी वर्ण हैं, आ हो गया, है ना, ओ हो गया, का हो गया, खा हो गया, पा, फा, यारा, ला, ये सभी क्या हैं? निरनुनासिक वर्ण हैं, यानी हवा केवल मुंह से निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्वरों का वर्गीकरण है। तो इसके बाद अब इसके आगे की जो क्लासें हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी ये, तो इसके जो आगे की जो क्लासें हैं वो अगले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी। तो इसके बाद अयोगवा है और व्यंजन, ये सभी बताएंगे। व्यंजन में भी कई प्रकार हैं, तो इस तरीके से आगे इसको लेके चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।